आखिर क्यों पाकिस्तान में कंसेक्यूटिवली 2 महीनों से पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान, पेट्रोल मजीद 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। The prices of petrol and diesel have hit a record high in Pakistan. The country has hiked petrol and diesel prices in order to meet fiscal objectives. सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। इतना वोट डाल सकते हो, डालो पब्लिक पे, पब्लिक कुछ नहीं बोलेगी भाई आप लोगों को। आप लोग क्या वजह इस इतने बड़े इजाफे की? मुल्क में डॉलर की कीमत तो कम हो रही है, फिर पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा क्यों करना पड़ा? इस समेत पाकिस्तान में ओवरऑल पेट्रोलियम इंपोर्ट होने से लेके एक आम कंज्यूमर तक पहुंचने के कंप्लीट प्रोसेस, इन शॉर्ट पाकिस्तान की कंप्लीट पेट्रोलियम इंडस्ट्री के राज को जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले पर्दा उठाते हैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के इंपोर्ट गुड्स में सबसे बड़ा नंबर ऑयल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ही रहा है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2020 पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल था पेट्रोलियम की मद में अराउंड $2.26 बिलियन और अभी मैंने ये सिर्फ क्रूड पेट्रोलियम की बात की है। इसमें अगर हम $4.19 बिलियन मजीद ऐड कर दें जो कि रिफाइंड पेट्रोलियम के थे तो ये बन गए अराउंड $6.45 बिलियन और इसी तरह 2021 में ये बिल $6.45 बिलियन से बढ़कर $10.11 बिलियन तक पहुंच जाता है, जो कि मैंने कंबाइन करके बताई है क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम दोनों की। तो सबसे पहले इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। अब क्रूड ऑयल बेसिकली अनरिफाइंड सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसे डायरेक्टली जमीन से निकाला जाता है और बाद में इसे प्रोसेस करके बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम रिफाइंड पेट्रोलियम कहते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, लुब्रिकेंट्स और इसी तरह के और मजीद प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तो अब समझते हैं पेट्रोल के जमीन से निकलने से लेकर एक नॉर्मल इंसान की गाड़ी या बाइक की टैंकी तक पहुंचने के कंप्लीट प्रोसेस और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 210.3 थाउजेंड बैरल्स पर डे की, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2020। 1 बैरल इज इक्वल्स टू 159 लीटर्स। अब पाकिस्तान में अभी इतना क्रूड ऑयल नहीं निकलता है। पाकिस्तान प्रोड्यूस कर पाता है अराउंड 76.7 थाउजेंड बैरल पर डे। तो यहाँ गैप है अराउंड 133.6 थाउजेंड बैरल पर डे का, जिसे हम पूरा करते हैं इंपोर्ट्स के जरिए, जिसको बाद में प्रोसेस करके मल्टीपल रिफाइंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। बट वो भी हमारी पेट्रोलियम की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, यानी कि अगेन इंपोर्ट, लेकिन इस बार क्रूड ऑयल नहीं बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम की, जो कि कंप्लीट रिफाइनरी के प्रोसेस से गुजर कर आता है, जिसकी वजह से वो क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा पड़ता है। तो अब यहाँ सवाल आता है हम रिफाइंड पेट्रोलियम के बजाय ज़्यादा क्रूड ऑयल क्यों ना इंपोर्ट कर लें? गुड क्वेश्चन। तो इसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। अब इस डेटा को अगर हम देखें तो जहाँ पाकिस्तान ने 2020 में 7.3 मिलियन टन्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, तो रिफाइंड पेट्रोलियम की क्वांटिटी थी अराउंड 12.5 मिलियन टन्स। तो इस डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रूड ऑयल कम और रिफाइंड पेट्रोलियम ज़्यादा इंपोर्ट करता है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है या तो पाकिस्तान में रिफाइनरीज कम है या इन्हें सही से यूज़ नहीं किया जा रहा। अब इस डेटा को देखें जहां पाकिस्तान की कंजम्पशन है अराउंड 4,37,000 बैरल्स पर डे, बट हमारी रिफाइनरीज प्रोसेस कर पाती हैं सिर्फ 1,74,000 बैरल पर डे, जिस गैप को पूरा करने के लिए हमें पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के 62.27% आवाम तो सिर्फ रूरल एरियाज़ में रहती है और 9 to 10% लोग ही ओवरऑल पाकिस्तान में पर्सनल कार्स ओन करते हैं। अब इतने कम लोगों की रिक्वायरमेंट्स जब इंपोर्ट्स के बगैर फुलफिल नहीं हो पा रही, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये नंबर थोड़ा और ज़्यादा होता तो और क्या हाल होता। अब ये क्यों फुलफिल नहीं हो पा रही, इसको जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पाकिस्तान में कितनी रिफाइनरीज काम कर रही हैं। तो करंटली पाकिस्तान में 5 मेजर मेन ऑर्गेनाइजेशंस ऑयल रिफाइनरीज ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही रिफाइनरी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की है, बाकी की 4 रिफाइनरीज की पेरेंट कंपनीज बाहर की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्को, जो कि जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी के दरमियान, इसका 60% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड करती है और बाकी का 40% एमिरेट ऑफ अबू धाबी। अब इसी तरह पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसकी पेरेंट कंपनी पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO है, और बाकी की तीनों रिफाइनरीज के पेरेंट कंपनी बाहर की हैं, यानी कि एक सर्टेन स्टेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होता है और बाकी का उस पेरेंट कंपनी के पास। अब नाम के वास्ते 5 रिफाइनरीज तो हैं, बट इनकी कैपेसिटी का 60% ही सिर्फ यूटिलाइज किया जाता है। अब इस डेटा के मुताबिक 19.4 मिलियन टन्स एनुअली तक का क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की सलाहियत तो है इसमें, बट टोटल आउटपुट पिछले साल मिला था सिर्फ
11.6 मिलियन टन्स का। अब मसला बेसिकली ये है कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ बड़ा कम किया जाता है पाकिस्तान में। तो तकरीबन 4 रिफाइनरीज जो है पाकिस्तान में वो हाइड्रो स्किमिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। यानी कि इन रिफाइनरीज के आउटपुट में 30 to 40% तो सिर्फ फर्नेस ऑयल ही होता है, जो कि किसी ज़माने में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बट अब वो किसी काम का नहीं है। एटलीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो वो बिल्कुल ही यूजलेस है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अब इससे ज़्यादा एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इसी तरह जो बची हुई एक रिफाइनरी है वो माइल्ड कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जिसके केस में फर्नेस ऑयल निकलता है अराउंड 20%, जो बाकी की 4 रिफाइनरीज के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर हम इसी तरह बाकी की 4 रिफाइनरीज को भी थोड़ा अपग्रेड कर दें तो हमारे इस मसले का हल निकल सकता है। इनफैक्ट हम $1 मिलियन तक सेव कर सकते हैं क्रूड ऑयल प्रोसेस करके, और अपने रिफाइंड पेट्रोलियम की इंपोर्ट को कम से कम कर सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में तो इतनी एडवांस्ड रिफाइनरीज यूज़ हो रही हैं जिनके आउटपुट में फर्नेस ऑयल अराउंड 5% से भी कम देखने को मिलता है। बट मैं इतनी ज़्यादा हाईटेक रिफाइनरीज खरीदने को नहीं कह रहा, हमें गरीब मुल्क हैं, उस लेवल की चीज़ तो अभी हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते। बट एटलीस्ट जितनी रिफाइनरीज हैं उनको ही थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए, जिसके ज़रिए उनकी एफिशिएंसी अगर थोड़ी बेहतर हो जाए तो वो हमारे इंपोर्ट बिल को काफ़ी कम कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ सारा इशू फर्नेस ऑयल को लेके है। थोड़े से पेट्रोलियम को रिफाइन करने में ही इतना फर्नेस ऑयल निकल जाता है कि इनफैक्ट अब फर्नेस ऑयल की स्टोरेज तक फुल हो चुकी है पाकिस्तान में, और हमारे पास फर्नेस ऑयल रखने तक की जगह मौजूद नहीं है। और तो और ये फर्नेस ऑयल भी इतना लो क्वालिटी है कि कोई और मुल्क इसे खरीदने को तैयार नहीं। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामदात फौरी रोकने का हुक्म जारी किया है। मुल्क में कायम तेल की तमाम रिफाइनरीज को सलाहियत और मयार बेहतर करने की हिदायत भी की गई है। तो एट दी एंड हमारे पास सॉल्यूशन सिर्फ रिफाइनरीज को अपग्रेड करना ही रह गया। तो ये देखते हुए गवर्नमेंट ने रिसेंटली अगस्त 2023 में फाइनली पॉलिसी अप्रूव कर दी है, न्यू रिफाइनिंग पॉलिसी के नाम से, जिसके अंदर उनका कहना यह है कि यूरो 5 फ्यूल की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए और रिफाइनरीज को अपग्रेड किया जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, जिसके लिए ड्यूटी फ्री मशीनरी इंपोर्ट्स के जरिए इंसेंटिवाइज भी किया गया है रिफाइनरीज को, और मेनली यूरो 5 ग्रेड पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। अब जब ये पॉलिसी मैंने पढ़ी तो सारी चीजें तो ठीक ठाक लगी, बस जल्द इस पे अब काम स्टार्ट कर दिया जाए, और आई होप इन्होंने जितना एम किया उतना आउटपुट इन्हें देखने को मिले। अब हमने पेट्रोल को इंपोर्ट होने से लेकर रिफाइन होने तक की बात तो कर ली, बट मेनली पाकिस्तान पेट्रोलियम कहाँ से इंपोर्ट और कहाँ एक्सपोर्ट करता है, आइए वो देखते हैं। तो इस 2020 के डेटा के मुताबिक जहाँ से पाकिस्तान ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया वो है यूएई, सऊदी, कुवैत, कोरिया, ओमान, और रिफाइंड पेट्रोलियम के जो टॉप 5 इंपोर्ट पार्टनर्स हैं पाकिस्तान के वो हैं यूएई, कुवैत, ओमान, सिंगापुर और नेदरलैंड्स। अब पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं यूएई, मलेशिया, कोरिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान और चाइना, और पाकिस्तान ने 2020 में $191.7 मिलियन का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया था। और इंपोर्ट के बारे में तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ही था। अब यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात चल ही रही है तो साथ ही ये भी बताता चलूँ, रिसेंटली पाकिस्तान ने रशिया से 1 लाख मेट्रिक टन क्रूड ऑयल खरीदा है, जिसमें से 45,000 टन की पहली शिपमेंट अराउंड जून के सेकंड वीक 11 जून को कराची पोर्ट पहुंची थी, जिसकी पेमेंट तक के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं है। यानी कि ओवरऑल कितने का क्रूड ऑयल खरीदा है, कितनी पेमेंट हो चुकी है, कितनी बाकी है अभी, इन सब के बारे में कुछ भी अभी ओपन सोर्स नहीं किया गया है। बस ये चीज़ बार बार सुनने को मिल रही है कि सारी पेमेंट चाइनीज़ यॉन में हो रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ही सस्ते में ख़रीदा होगा इन्होंने। थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस होगा जो कि लॉजिस्टिक्स के अखराजात में कंपनसेट हो जाएगा। अदर हैंड पे इसी की जगह अगर पॉसिबल होता तो ईरान से ख़रीदा हुआ पेट्रोलियम ज़्यादा बेनिफिट देता हमें। इनफैक्ट ईरान खुद पाकिस्तान को कितनी बार ऑफर कर भी चुका है, और तो और पड़ोसी मुल्क होने की वजह से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अच्छी खासी बच जाती, बट अमेरिका को खुश रखना इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और ईरान से पेट्रोलियम इंपोर्ट का मैं क्यों कह रहा हूँ इसका अंदाज़ा अभी आपको थोड़ी देर में हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईरानी पेट्रोल पाकिस्तान नहीं आता, बल्कि ब्लैक मार्केट में इसकी एक अलग ही गेम है बॉस। तो अब समझते हैं व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अब इंटरनेशनली हम किसी एक मुल्क से पेट्रोलियम तो इम्पोर्ट करते नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट ममालिक से पेट्रोलियम आता है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से प्राइस में भी हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलती है। अब इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस सप्लाई एंड डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन या जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से फ्लक्चुएट होती रहती हैं। प्लस अगर हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड कर लें तो पहला फैक्टर आ गया हमारे पास इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। सेकंड मेन फैक्टर जो है वो है डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। पाकिस्तानी रुपये वैसे ही यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में डे बाय डे गिरती जा रही है, जैसे राखी सावंत अपनी हरकतों की वजह से लोगों की नजरों में। अबे वो ये क्या लिख दिया, ये रोस्टिंग चैनल थोड़ी है।
खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पेट्रोल की प्राइसेस पे अफेक्ट करता है। अब जैसे कि मैंने बताया हम लोग क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, तो थर्ड फैक्टर आ गया हमारे पास यहाँ रिफाइनिंग कॉस्ट। ये बेसिकली वो कॉस्ट होती है जिस पे लोकल रिफाइनरीज अपनी प्रोडक्ट्स OMCs ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेचती हैं, जो कि कैलकुलेट करती है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कॉस्ट अराउंड 30 से 40 रुपए होती है पर लीटर पे, जो कि डिपेंड करती है मार्केट कंडीशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। अब फोर्थ फैक्टर आ गया हमारे पास अफीम। इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं उस अफीम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इनलैंड फ्राइट इक्वलाइजेशन मार्जिन की। ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट सब्सिडी है जो कि पाकिस्तानियों को दी जाती है ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि मुल्क के तमाम शहरों के तमाम इलाकों में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस सेम है। आसान अल्फाज में ये इसलिए लगाया जाता है कि ओवरऑल कंट्री में हमें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस सेम देखने को मिले। इसके बाद अगला फैक्टर आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स मार्जिन। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि OMCs ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि डायरेक्टली बाय करती हैं प्रोडक्ट्स रिफाइनरीज से। अब करंटली पाकिस्तान में 28 ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मौजूद हैं। हाँ 59 कंपनीज के पास ग्रांटेड लाइसेंस है, बट 28 OMCs एट द टाइम ऑपरेशन में है, जिनमें से 83% मार्केट शेयर तो सिर्फ 5 मेजर प्लेयर्स के पास है। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल्स, जिनका मार्जिन पेट्रोल में 6 रुपीज पर लीटर और हाई स्पीड डीजल में 6.24 रुपीज पर लीटर है। तो अब डीलर्स हो गए वो हजरात जो पेट्रोल पंप्स ओन करते हैं, जिनके पास पेट्रोलियम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए पहुंचता है। अब डीलर कमीशन पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों पे इस वक्त सेम ही है और वो है 7 रुपए पर लीटर। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर मार्जिन हर 1-1.5 साल में इंक्रीज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ओगरा की रिकमेंडेशन पे। तो अगला जो फैक्टर है वो है हमारे पास पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और ग्रॉस सेल्स टैक्स। आसान अल्फाज में पेट्रोलियम लेवी और GST तो गवर्नमेंट की तरफ से मार्च 2022 को ही पेट्रोलियम की इन 4 प्रोडक्ट्स पर हटा दी गई थी, जो कि पहले 17-18% हुआ करती थी। बट पेट्रोलियम लेवी अभी रिसेंटली जून 2022 में 10 रुपए इंक्रीज किया गया है IMF के कहने पे, यानी कि पर लीटर पे 60 रुपए तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी है। तो अब लास्ट फैक्टर जो हमारे पास आता है वो है सेकेंडरी फ्राइट रेट्स OCAC। ये बेसिकली जो आप अपनी सड़कों पे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ट्रक्स देख रहे होते हैं उनका किराया होता है ये, यानी कि डिपोट से जो पेट्रोल पंप तक जो पेट्रोलियम गुड्स पहुंचाया जाता है उसका किराया, जिसके बाद उसी पेट्रोल पंप से वो पेट्रोल या डीजल एक नॉर्मल कंज्यूमर की गाड़ी या बाइक की टैंकी तक पहुंचता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी बेस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज होती हैं। तो मेरे ख्याल है कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। अब हैरानकुन बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद बहुत कम लोग जानते हों। आवाम को लगता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ममालिक से ज़्यादा हैं, बट ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की प्राइसेस आस पास ही हैं। इनफैक्ट चाइना और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज तक में पेट्रोल पाकिस्तान के कंपैरिजन में महंगा है और इंडिया में तो उससे भी ज़्यादा। बट मैंने थोड़ी देर पहले कहा था और ईरान से पेट्रोलियम इंपोर्ट का मैं क्यों कह रहा हूँ इसका अंदाजा अभी आपको थोड़ी देर में हो जाएगा। वो इसलिए कि ईरान में ग्लोबली सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन से पेट्रोल निकलता है और वहीं यूज़ हो जाता है। क्योंकि US की तरफ से बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से ग्लोबली पेट्रोलियम सेक्टर में ईरान ट्रेड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ईरान में पेट्रोल सबसे सस्ता है कंपेरिजन टू एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें पाकिस्तान में पेट्रोल इसलिए महंगा लगता है कि यहाँ एक एवरेज मिडिल क्लास की सैलरी 25 से 40 हज़ार के दरमियान है और इकोनॉमी चलती ही मिडिल क्लास से है। अगर हम एवरेज देखें तो 25 से 28% सैलरी तो लोगों की चली जाती है सिर्फ ऑफिस कम्यूट में ही। अब ये तो सिर्फ मैंने बात की है कि एक इंडिविजुअल शख्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है पेट्रोल की प्राइसेस का, बट ओवरऑल अगर हम एज अ होल इकोनॉमी पर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तमाम ही गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, क्योंकि हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर रही होती है गाड़ी से, जो कि चलती है पेट्रोल या डीजल से। तो ओवरऑल तमाम ही चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो ग्रोसरी हो, स्पेयर पार्ट्स हो या किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, सब पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह जब ग्लोबली ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नेट इंपोर्टर है उस पे इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और ट्रेड बैलेंस पे काफी नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ता है और इसकी वजह से लोकल करेंसी और लिए हुए कर्जों पर प्रेशर पड़ता है। अब इसी तरह सब्सिडीज जो दी हुई हैं गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, उन सब्सिडीज की कॉस्टिंग इंक्रीज होने की वजह से मुल्क फिस्कल डेफिसिट की तरफ जा सकता है। अब इसी तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो इंडिविजुअल की बात की, तो जब पेट्रोल की प्राइसेस उसके लिए इतनी ज्यादा होंगी तो वो गाड़ी के बारे में सोचेगा भी नहीं, जिसकी वजह से गाड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट बनती जाएगी जो कि लोगों की पहुंच से दूर होती जाएगी। जब गाड़ी कोई खरीदेगा ही नहीं तो कंपनीज गाड़ियां भी कम बनाएंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर फर्क पड़ेगा। और ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में सिर्फ कार मैन्युफैक्चरर्स नहीं आते, बल्कि बैकएंड पे स्पेयर पार्ट्स और वेंडर इंडस्ट्री भी इसी में शामिल है, जिस पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब ये तो मैंने सिर्फ एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की मिसाल दी, अब इसी तरह तमाम इंडस्ट्रीज पर इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ता है। तो इन्हीं सारे हालात के पेश नज़र
अंदर अभी रिसेंटली सितंबर में हमें ट्रेडर्स शटरडाउन स्ट्राइक भी देखने को मिला था, लेकिन उसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी पेट्रोल की प्राइसेस उसी तरह इंक्रीज होती गई। तो इन चीज़ों के बजाय हमें यहाँ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ स्टेप डाउन करना चाहिए। पहले जानते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि इंडिविजुअल्स को लेने चाहिए। देन मैं बात करूंगा कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जो गवर्नमेंट को चाहिए कि ले, अगर उन्हें मुल्क में होते हुए इन्फ्लेशन की फिक्र है तो इंडिविजुअली हम जो स्टेप्स ले सकते हैं उनमें सबसे पहला आता है कार पूलिंग। कार पूलिंग बेसिकली आम जबान में राइड शेयरिंग को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 शख्स जो कि एक ही इलाके में रहते हैं और उनका ऑफिस सेम जगह पर या थोड़े फासले पर है, तो बजाय इसके कि वो 3 शख्स अलग अलग अपनी अपनी गाड़ियों में जाएं, उन्हें चाहिए कि वो आपस में बात करके कोई एक मिड पॉइंट तय कर लें, वहां पे आपस में मिलके एक गाड़ी में अपने घर से ऑफिस तक का कम्यूट करें, जिसकी वजह से 2 फायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका फ्यूल बिल कम होगा, और अगर ये ओवरऑल मेथड पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें तो ओवरऑल पाकिस्तान का फ्यूल बिल कम हो सकता है। एंड सेकेंडली रोड पर ट्रैफिक भी कम होगा और पॉल्यूशन भी। तो अब सेकेंड स्टेप जो हम एज एन इंडिविजुअल ले सकते हैं वो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। यानी कि अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है या आप फैमिली को लेकर ट्रैवल नहीं कर रहे तो उस केस में जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। और थर्ड स्टेप जो है, जो कि ग्लोबली एक रेवोल्यूशन है, जो कि दुनिया में तो आ चुका है बट पाकिस्तान में इसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, आना तो है, भले देर सवेर अपनी जगह। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, नहीं मैं ऑडी, ई-ट्रॉन और टेस्लास की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। अभी रिसेंटली ईवी जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी है जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, तो वो मेरी नज़रों से गुजरी थी। ये है हमारे पास गिगी नाम है इस गाड़ी का, ये आप देख सकते हैं वॉक अराउंड, और इसकी प्राइस है अराउंड 47.5 लाख। फ्रंट लाइट वगैरह भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो चुकी हैं, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं और आखिरकार फ्यूचर भी वही है। अब इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पर जो स्टेप्स लेने चाहिए, अगर उनकी मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रिफाइनिंग पॉलिसी इन्होंने जो अप्रूव की है वो एक काफ़ी अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से हमारी रिफाइनरीज में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी, जिससे पेट्रोलियम सेक्टर में कुछ बेहतरी आ सकती है। और आई थिंक ये स्टेप काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब सेकेंडली पाकिस्तान में खासकर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है। अब इसी तरह रिसेंटली ग्रीन लाइन, पीपल्स बस सर्विस और इस तरह की काफ़ी सारी इंट्रोड्यूस करवाई है गवर्नमेंट ने, बट 15,000 बसेस की ड्यूटी 1100 बसेस से लेंगे, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन और पीपल्स बस सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके अंदर थोड़ी सी और बसेस का इजाफा होना चाहिए और इसके रूट्स के कनेक्शन को थोड़ा और फैलाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसको ये कवर नहीं कर रही, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की पहुंच से अभी भी दूर है। यानी कि एक्चुअल कहने का मतलब है या तो इसी में थोड़ी बहुत इन्हेंसमेंट की जाए, या तो और इसी तरह की मजीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जो कि ओवरऑल सिटी के मेन इलाकों को कवर करे। अब लास्टली जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जितने स्टेप्स पॉसिबल हो सकते हैं वो लिए जाएं। और एट दी एंड पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ये ई-ट्रॉन और टेस्लास से नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन तभी आएगी जब एक मिडिल क्लास, एक आम शहरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ई रिक्शाज, इनके जरिए आएगी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट लेवल पे इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को लेकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि कंपनीज यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम करने में इंटरेस्ट रखें और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम लोगों तक पहुंचे, ना कि सिर्फ हाई क्लास लोगों तक। अब इलेक्ट्रिक की बात चल ही रही है, तो वर्ल्ड वाइड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो कंपनी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेकर आई, यस आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ला। तो इस कंपनी की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट यानी कि कंप्लीट जर्नी पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।